बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ नमराबासी। आज के हमारे प्रोग्राम का आगाज़ एक खबर से करते हैं। आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले सीएम केपी ने इमरान खान की रिहाई के लिए एक नई रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद पार्टी के अंदर ही काफ़ी तनकीद देखने में आई थी। मिसाल के तौर पर इवन बैरिस्टर गोहर ने भी उसकी मुखालिफत की थी। अब जो खबर है वो ये कि आज से एक दो दिन पहले पीटीआई की एक मीटिंग हुई है, जिसमें यह फैसला किया गया कि पीटीआई की रिहाई फोर्स का नाम बदल के अब रिहाई तहरीक रखा जाएगा। जिला, तहसील और यूनियन काउंसिल की सतह पर कैंप्स लगाए जाएंगे हर जगह पर, जहां पे लोग आके एक तो वो खुद को रजिस्टर करवाएंगे और दूसरा ये कि उनसे हल्फ लिया जाएगा कि जब भी इस तहरीक की क़यादत की तरफ से कोई कॉल दी जाएगी तो वो उस पर हाजिर होंगे। ये तमाम अमल वज़ीर आला के ज़ेर इंतज़ाम होगा और रोज़ाना की बुनियाद पर जो नंबर्स हैं वो भी आवाम से शेयर किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर कि आज 5,000 हो गए, 10,000 हो गए, 1 लाख हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इस तहरीक का बुनियादी मकसद ये होगा कि जो नंबर्स और ताकत का मुजाहिरा करते हुए इमरान खान की कैद के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, और जब ये तंजीमी अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर एहतजाज के जरिए ही आगे बढ़ा जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये कि रिहाई फोर्स से रिहाई तहरीक बनाने का मकसद क्या है, ये नाम और हिकमत अमली क्यों तब्दील की जा रही है, उसके बारे में डिसीजन क्यों लिया गया। और बाय द वे ये ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इरादा रखती है ईद के बाद करने का, तो इसकी वजह ये बताई जा रही है कि आईनी तौर पर कोई भी जो वज़ीर आला होता है ना, वो किसी किस्म की फोर्स तश्कील नहीं दे सकता। दूसरा ये कि फोर्स का लफ्ज़ ये पहले भी इवन जब हमने ये खबर आई थी, जब सोहेल अफरीदी ने तश्कील का ऐलान किया था, तो उस फोर्स के लफ्ज़ से ऐसा तासुर जा रहा था जैसे कोई पुरतशद्दुद ग्रोह है या कोई मिलिशिया जो खुदा न ख्वास्ता कोई किसी किस्म का तशद्दुद कर सकती है। तो इसलिए वज़ीर आला की क़यादत में होने वाली इस मीटिंग में अब ये फैसला किया गया कि बजाय इसके कि फोर्स बनाई जाए, वो तहरीक को ही आगे लेके चला जाए और तहरीक पर काम किया जाए, ताकि किसी किस्म की भी कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल बैकलैश से बचा जा सके। तो मेरे ख्याल में अब तक पीटीआई की तरफ से ये एक बहुत स्मार्ट और वाइज डिसीजन लिया गया है। क़यादत ने काफ़ी समझदारी का मुजाहिरा किया है। अलबत्ता एक चीज़ तो है, वो एक अलग बात है कि वो उसको किस हद तक एग्जीक्यूट करने में कामयाब होते या नहीं होते, और ये एक अलग सवाल है। वी शैल वेट एंड सी कि ये किस तरफ लेके उसको जाते हैं और कितना सक्सेसफुल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक नुकता ये भी है कि रिहाई की तहरीक तो 2 साल से पहले से ही चल रही है, तो अब सिर्फ उसके वी कैन से कि कपड़े बदल देने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये भी हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि ईद के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनली इस खबर के मुताबिक ऐलान करती है तो फिर ये मामला किस तरफ जाते हैं। ये तो होगी जी आज की खबर। अब बाकायदा बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ। दूसरी तरफ अडयाला जेल से आने वाली बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक खबरों ने तशवीश की लहर दौड़ा रखी है पहले से ही। आंख की बिनाई के हवाले से सामने आने वाली रिपोर्ट्स और उस पर बनने वाले मेडिकल बोर्ड ने सियासत को एक इंसानी हमदर्दी के मोड़ पर ला खड़ा किया। क्या ये वाकई तिब्बी हंगामी सूरत हाल है, या जो सियासी बयानियाँ इस पर बनाया जा रहा है वो चाहे हुकूमत की तरफ से हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस पर बात करेंगे हम प्रोग्राम में। और दीगर भी मेरे पास कुछ टॉपिक, हाशमी साहब की जो नामजदगी हुई है गवर्नर की, बल्कि वो बन भी चुके हैं गवर्नर, तो उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके अलावा MQM के अंदर जो लड़ाई झगड़ा है वो किस तरफ जाएगा, वो क्या होगा, ये असल इसकी वजूहात के। दीगर भी कुछ टॉपिक्स है मेरे पास विच आई शैल बी डिस्कसिंग इन माई प्रोग्राम। इस पर बात करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर उसामा ने। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि जो गवर्नर अपॉइंट हो चुके निहाल हाशमी साहब, हाउ डू यू सी दैट, ये और मुझे बाय द वे इसकी रीजन भी बताइएगा कि ये हुआ क्यों। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले थैंक यू नमरा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और ये जो आपने गवर्नर की निहाल हाशमी साहब की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि आज मेरे लिए और मेरे जैसे उन तमाम सियासी वर्कर्स के लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा दिन है कि आपको हमेशा से जब ये बताया गया हो कि आपकी जो पार्टी है, जिस पार्टी से आपका ताल्लुक है, उस पार्टी में वर्कर्स को अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि उसके लिए पीपल्स पार्टी का नाम लिया जाता रहा। इवन पीटीआई का भी एट सम टाइम ये कहा जाता रहा कि उधर जो है वर्कर्स की बहुत ज़्यादा सुनवाई होती है और वर्कर्स को बड़े मौके फराहम होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी चेंजेस जब से 2 साल से हम बरसर इक़्तिदार आए हैं, हमारी पार्टी अब जब ये दोबारा 2024 के इलेक्शंस के बाद हुकूमत बनाई है हमने, फेडरल में भी और सूबे में भी, तो काफ़ी चेंजेस देखने को मिली हैं, जिनमें से यूथ को एम्पावर करना या ऑब्वियसली वुमेन को एम्पावर करना, वो तो एजेंडाज में नए एजेंडाज में शामिल है ही है, लेकिन वर्कर्स को भी, ऐसे वर्कर्स को जिन्होंने अच्छे बुरे टाइम में हमारी पार्टी लीडरशिप का कैसे भी हालात रहे हों, उनका साथ दिया है। तो उन लोगों के लिए आज मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जीत का दिन है, क्योंकि आपने देखा कि निहाल हाशमी
जो एक पॉलिटिकल वर्कर थे और जिन्होंने अपनी सारी जो जिद्दोजहद है वो एज उनकी जो रिकग्निशन थी वो पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे की जाती रही, उनको पार्टी लीडरशिप की तरफ से गवर्नर नामजद करना और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका उन्होंने हलफ उठाकर और वो अपना ऑफिस भी अज्यूम कर लिया है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइंद है। हम्म। अच्छा, चलें ठीक है, आपको लगता है कि ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि एमक्यूएम की नाराजगी इस पे सामने आ रही है। एमक्यूएम ये कह रही है कि हमें तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया गवर्नर की, जो ये विसारी हुआ कि हमारे गवर्नर को हटाया गया, नया गवर्नर आया है। तो आपका एक इत्तेहाद है एमक्यूएम के साथ, अगर एमक्यूएम नाराज होती है, जो कि बज़ाहिर हो चुकी है, तो आपको लगता है कि इत्तेहाद पे इसका कोई फर्क पड़ सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ नम्रा कि मेरे ख्याल में इत्तेहाद पे तो शायद इसका उस तरह असर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली काफ़ी ऐसे मामलात होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, जिनको ऑब्वियसली लीडरशिप बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही होती है। और मैं समझता हूँ कि ऑल्दो टिसूरी साहब वाज वेरी एक्टिव इन हिज रोल, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो ओवर स्टेप कर रहे थे और गवर्नर की जो ऑफिस है वो नॉर्मली दैट शुडंट बी पॉलिटिसाइज्ड, लेकिन उसको वो पॉलिटिकल ऑफिस के तौर पर लेकर चल रहे थे। और जिस तरह से वो बड़े बड़े जलसे गवर्नर हाउस में उसको मुनक्कद किया जाता रहा और जिस तरह की एक्टिविटीज को वो लेके चल रहे थे, मेरे ख्याल में ये एक मेरे ख्याल में इट वाज अबाउट टाइम कि दिस स्टेप शुड हैव बीन टेकन। रही बात एमक्यूएम की, तो वो जरूर हमारे इत्तेहादी भी हैं और आपको पता है कि फेडरल कैबिनेट में हमने उनको उनका फेयर शेयर भी दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह हम उनके साथ बैठ के विल टॉक इट आउट। हम उनको उनको इंशाल्लाह, हमारे भाई हैं, हमारे हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो ये जो इत्तेहाद है ये पाकिस्तान के लोगों की फलाह के लिए और उनकी बेटरमेंट के लिए ये इंशाल्लाह कायम दायम रहे। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन है। कल मेरे प्रोग्राम में नदीम अफजल चंद साहब थे, उनसे जब मैंने ये सवाल पूछा इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने तो कहा था कि ये प्री डिसाइडेड थिंग्स थी। ये बात तय थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गवर्नर होगा, कुछ ही वक्त के बाद लग जाएगा, जो कि अभी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लगा कि ये होना चाहिए तो इसलिए हुआ। जबकि आपकी बात से तो मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि नाराजगी थी, क्योंकि वो जो जलसे जुलूस या जलसे बोल रही हूँ मैं, कुछ जो एक्टिविटीज हो रही थी गवर्नर हाउस के अंदर, उनसे ये नाराजगी हुई। मैंने एग्जैक्टली यही सवाल पूछा था कि नाराजगी हुई है, उसके बाद ये हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि ये नाराजगी थी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह चंद साहब ने अगर आपको बताया है कि वो प्री डिसाइडेड चीजें थी, तो वो ऑब्वियसली उसके लिए प्लान शायद मिड टर्म, मतलब के हाफ टेन्योर गुजार के और फिर हाफ इस तरह की सेटलमेंट थी। लेकिन वो जो चीजें जल्दी की तरफ गई और जो चीजें जो एक तरह से मैं समझता हूँ कि आपको कहना चाहिए एग्रीवेट हो गई और जल्दी हमें ये डिसाइड करना पड़ा, उसमें शायद कुछ ऐसी चीजें थी कि गवर्नर का ऑफिस को पॉलिटिकल, जो एक्टिवली वो पॉलिटिकल हो रहा था, तो फिर ये शायद लीडरशिप ने डिसाइड किया कि इसको जो 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 शायद 6 महीने बाद होना है उसको अगर पहले कर लिया जाए तो वो काफी चीजें केटर की जा सकती हैं। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे मामले की तरफ आते हैं, इमरान खान की सेहत। इमरान खान की सेहत से मुतालिक अभी समाअत भी जो रिसेंट हुई है 1-2 दिन पहले, उसमें जो ऑर्डर आया उसके मुताबिक तो एक नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया और ये उसी डॉक्टर्स पे बाय द वे कंसिस्ट करता है जो कि पहले से वो देख भी रहे थे। एक्सेस फैमिली को दी गई है डॉक्टर्स की, जो कि पहले भी रिपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बार बार ये कहा कि तो गवर्नमेंट के तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि डॉक्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं फैमिली को। तो इसमें डिफरेंट क्या था और इमरान खान को अब उनकी एक्सेस क्यों नहीं दी जा रही है उनके डॉक्टर से मिलने के लिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली पहले भी जब ये इशू रेज हुआ और बताया गया कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी हेल्थ इश्यूज हैं, खसूसी तौर पर उनको उनकी आंखों को लेकर और उनकी बिनाई को लेकर खुदा न खास्ता कि शायद वो बिनाई खो बैठे हैं या इस तरह। तो जब डॉक्टर्स की टीम ने उनको एग्जामिन किया तो वो ऑब्वियसली सेटिस्फैक्टरी एक चीज सामने आई और जिस तरह का प्रोजेक्ट किया जा रहा था उतना क्रिटिकल शायद नहीं था। और इसी वजह से जब पहले दिन वो क्या नाम है उनका, सलमान साहब ने जब आके उनसे मिल के आए खान साहब से और आके पहले दिन बयान दिया, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो 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 उनकी मेडिकल कंडीशन है, जो उनकी हेल्थ कंडीशन है, दैट इज सेटिस्फैक्टरी।
और हम जो डॉक्टर्स उनको अटेंड कर रहे हैं उनसे हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। वो अलग बात है कि बाद में कुछ टाइम बाद ही उनको अपना बयान चेंज करना पड़ा और नॉन सेटिस्फैक्ट्री की तरफ लेके जाना पड़ा, और वो इस वजह से कि जिस तरह की ट्रोलिंग उनकी विद इन द पार्टी लाइंस और इवन ऑन द सोशल मीडिया जो हमारे पीटीआई के सपोर्टर हजरात और उनकी तरफ से शुरू हुई, तो उनको ही हैड टू रिवर्ट बैक टू द नॉट सेटिस्फैक्ट्री जो उनका एक स्टैंड था। लेकिन उसमें यही है कि अब क्योंकि उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो देखें, वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है हमारे मुल्क के, और मेरे ख्याल में कोई भी, चाहे वो मेरी लीडरशिप हो या चाहे वो किसी भी पार्टी की लीडरशिप हो, ऐसे ही नहीं हमने उनको इतनी फैसिलिटेशन मतलब चाहे वो एक सेल में भी एक वो जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन फिर भी जितनी फैसिलिटेशन सरकारी लेवल पर दी जा सकती है वो हमने उनको दी हुई है। और बेसिक उसकी वजह बेसिक यही है फैसिलिटीज कि नहीं दी जा रही हैं उसामा, बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है। एक ब्रेक शामिल करने लगी हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि इमरान खान की जो सेहत है उस पर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि उनको तो बहुत एलीट किस्म का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जबकि हमारे सामने तो जो हक़ाइक़ है उसके मुताबिक उनको उनके डॉक्टर से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी फैमिली मेम्बर से नहीं मिलने दिया जा रहा, जो कि ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब वापस आते हैं इस पर डिस्कशन हमारी जारी रहती है। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं जी। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा तनवीर असलम ने। बहुत शुक्रिया तनवीर आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप और उसामा मुझे मेरे शो में ज्वाइन किया हुआ है। आप दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब असम्बली के अंदर। तनवीर, मुझे ये बताएं कि पंजाब असम्बली में आपका किरदार या पंजाब असम्बली के बाहर भी आपका किरदार सिर्फ क्या एहतजाज तक ही महदूद रहेगा? क्या पीटीआई सिर्फ रिहाई के एजेंडे पर काम करेगी या आवाम की महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, उनके जो मसाइल हैं उस पर भी हुकूमत को टफ टाइम देगी? क्योंकि जो अपोजिशन का किरदार होता है वो तो बहुत कंस्ट्रक्टिव होता है, आप लोग लेकिन सिर्फ क्रिटिसिज्म की तरफ जा रहे हैं, मुझे नज़र ये आ रहा है, और हुकूमत को टफ टाइम नहीं दिया जा रहा व्हेन इट कम्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। अच्छा, ऐसा है कि कंस्ट्रक्टिव जो चीज़ें हैं वो अपोजिशन का हमेशा ये होता है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आती है, गवर्नमेंट ने काम करना होता है और अपोजिशन ने उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करना होता है। पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे चूँकि लीडर जेल में हैं, तो हमने उनकी रिहाई के लिए हर दम हर वक्त बात करनी है और ये आवाज़ उठानी है, क्योंकि जो जुल्म हो रहा है कैद तन्हाई वाला और फिर उनकी सेहत के हवाले से, ये हमारी ड्यूटी भी है और ये कौम की डिमांड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये है कि जैसे गवर्नमेंट ने अभी फ्यूल प्राइसेस के हवाले से जो इक़दाम किए, फिर जो सैलरीज डिडक्ट करने की बात की ऑफिसर्स की और पार्लियामेंटेरियंस की, उसके ऊपर हमने अभी पूरा एक लेटर तैयार किया है और नेक्स्ट जो भी सेशन होगा ये उससे पहले हम उसके ऊपर पूरा एहतजाज भी करेंगे, क्योंकि उसका जो हमें चीज़ समझ आई है कि पेट्रोल की जो प्राइस इन्होंने बढ़ाई है उसमें गवर्नमेंट को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर इस चीज़ को आप टेक्निकली समझें तो ये जो पैसा है ये डायरेक्टली जाएगा पेट्रोलियम कंपनीज़ के पॉकेट में, और ऑब्वियसली जब पेट्रोलियम कंपनीज़ को बेनिफिट दिया जा रहा है तो इस बेनिफिट का कोई ना कोई बेनिफिशियरी भी होगा। तो हमने सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये किसके कहने पे पेट्रोलियम कंपनीज़ की तरफ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की गई और इसका बेनिफिशियरी कौन है। और दूसरी बात ये है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस इन केस अगर बढ़ी हैं तो हमारे पास तकरीबन 28 दिन का स्टॉक मौजूद है। 28 दिन के स्टॉक मौजूद होने के बावजूद प्राइसेस बढ़ाने का क्या मकसद था, जबकि आप देखें कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में, अफ़गानिस्तान में और इस तरह के आसपास के बाकी तमाम ममालिक में प्राइसेस नहीं बढ़ाई। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम इन्होंने कौम के साथ किया, और आप ये समझें कि पेट्रोलियम कंपनीज़ को पैसा कमा के दिया जा रहा है और जब इस प्राइस की वजह से हर दूसरी चीज़ की कीमत बढ़ेगी, चाहे वो खाने पीने की अशिया हैं, डेली यूज़ की अशिया हैं, फिर पेट्रोल है, क्राइसिस हैं। ठीक है तनवीर, आप लोग ये यहाँ टीवी में बैठ के कह रहे हैं, आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इसका जिक्र कर देंगे, लेकिन इस पे आपके दीगर क्या स्टेप्स लिए गए वो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल होगा। आपका ये सवाल बिल्कुल बजाय कि हुकूमत की जो जेब है उसको काटा गया हुकूमत की तरफ से। उसामा, मुझे इसका जवाब दें। जो आर्ग्यूमेंट है इस वक्त तनवीर का वो ये है कि आप लोगों ने 80-82 अरब रुपए का फ़ायदा ऑयल कंपनीज को एक रात के अंदर पहुंचाया है। ये अवाम के ऊपर आप लोगों ने ये जुल्म क्यों किया है कि उनके ऊपर इस तरह का महंगाई का बॉम्ब गिराया गया? वो भी तब जब आपके पास पहले से ही हुकूमत खुद कह रही थी कि 1 महीने का स्टॉक पड़ा है, आपने नया स्टॉक भी अभी खरीदा ही नहीं था। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये ऑब्वियसली दीज आर मेयर एलिगेशंस, और वो उसी तरह की एलिगेशन है जिस तरह पीटीआई के हमारे भाई, हमारे दोस्त आज तक लगाते आए हैं। देखें, मेरे ख्याल में जो जंगी सूरत हाल दुनिया में बनी हुई है, इससे सिर्फ शायद पाकिस्तान इससे इफेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि
तकरीबन सारी दुनिया ही इस वजह से जो है वो प्राइसेस जो फ्यूल की प्राइसेस हैं उसके हवाले से तशवीश का शिकार है। और आपने अगर पिछले दिनों यूएस के जो सिक्योरिटी सेक्रेटरी हैं या क्या नाम है उनका अगर आपने वो देखा होगा तो उन्होंने इंडिया के हवाले से बात करते हुए ये कहा कि इंडिया ने रशियन से फ्यूल की डील कर ली और वो उनको लेस कॉस्ट कर रहा है, और इसी वजह से उनकी जो है ना वो प्राइसेस उस तरह चेंज नहीं हो सकी, क्योंकि हमारी एक वो चेन बनी हुई थी और वो उस तरह चल रही थी। तो हमारे साथ साथ और भी बहुत से ममालिक इस वक्त इन चीज़ों से जो है ना वो इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी इस स्टेज पर ये नहीं चाहता कि जो है वो महंगाई का जो एक जो इम्प्लीकेशन है उसकी वो आवाम तक पहुंचाई जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बस में नहीं होती हैं और आपको उसके साथ सर्वाइवल के लिए आपको उसके साथ अपने आप को अलाइन करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जैसे 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 हालात अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आते हैं और वो जो रास्ता है जहाँ से ये सारे जो फ्यूल ट्रांसपोर्ट और ये सारे जो बहरी जहाज जहाँ से गुजरते हैं वो इंशाल्लाह जैसे नॉर्मेलिटी की तरफ आता है। हमारी सऊदीया से भी बात चल रही है, ईरान से भी ऑब्वियसली बात चल रही है इस चीज़ पे। तो इंशाल्लाह ये जो फ्यूल प्राइसेस जिसकी वजह से अवाम में एक बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है और ऑब्वियसली लीडरशिप में और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसके लिए भी ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि बड़ा ही सख्त फैसला था इस स्टेज पर ये करना। तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। कि आप लोग प्राइसेस जो है वो रिवर्स करेंगे, ये आपकी हुकूमत जिसने इतना बड़ा जुल्म किया मैं ये कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल रिवर्स करेंगे। जैसे ही ये रूटीन जो है जो माहौल है वो नॉर्मेलिटीज की तरफ जाना शुरू होगा और ये जो एक जंग की वजह से देखें, जब भी जंग होती है कहीं पे भी हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होते हैं और मैं ये समझता हूँ कि उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस का जो एक कड़ी है वो ये फ्यूल की प्राइसेस जो फ्यूल हाइक है और उसकी वजह से और भी जो महंगाई जिन जिन चीज़ों पे असरअंदाज होगी वो उसी की एक कड़ी है। और इंशाल्लाह जैसे ये चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी एंड आई एम होपिंग इंशाल्लाह दिस हैज टू बी वेरी सून, तो आप देखेंगे कि ये हम इंशाल्लाह इसको वापस जो पहले एक रूटीन चल रही थी उस पे इंशाल्लाह इसको हम वापस ले आएंगे। दिस इज द क्लियर थिंग कि ये जो प्राइसेस हैं दीज आर नॉट हियर टू स्टे। ये सिर्फ एक जंग की वजह से उस माहौल की वजह से उस वजह से हमें करनी पड़ी हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये दे आर गोइंग टू रिटर्न बैक। चलें ठीक है, एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस जब हम आते हैं तो इस पे मजीद बात करते हैं कुछ और भी मामला। इमरान खान की सेहत से मुतालिक हमने तनवीर से बात नहीं की तो उससे बात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। टुनाइट विद नमरा अब्बासी, हमारी जो गुफ्तगू है उसको आगे बढ़ाते हैं। जरा तनवीर आपसे स्टार्ट करती हूँ। इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है पूरी दुनिया के अंदर वो हमारे सामने ही है। पाकिस्तान के लिए मैंने बार बार अपने प्रोग्राम में ये कहा कि एक टफ पोजीशन ज़रूर है जहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान अफगानिस्तान के साथ आता है। अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात कशीदा हैं। ईरान हमारा एक ब्रदर मुल्क है, उसके अलावा हमारे एक बड़ा इत्तेहादी है यूएस। तो पाकिस्तान के लिए अपने आप की पोजीशन स्टेट करना और उसको एक वाज़ेह पॉलिसी के साथ चलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत क्लियर स्टांस लिया भी है। सऊदी अरब के साथ हमारा एक अलग डिफेंस पैक्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का वहां पे जाना, एज वी आर स्पीकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल एक तो ये पोजीशन है और दूसरा इस पे ऑपोजिशन का रोल, क्या आप लोग को इस पे तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज जंग के मामले पे समझाता हूँ कि जब जंग की बात होती है ना वहाँ पे हुकूमत होती है ना पोजीशन होती है। सारी दुनिया में जो जंगें हैं वो अवाम की सपोर्ट से लड़ी जाती हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि अवाम की जो सपोर्ट होती है अपनी फौज के साथ, अपने इदारों के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले पाकिस्तान, जब भी कभी पाकिस्तान पे बात आएगी, पाकिस्तान की सलामती पे, पाकिस्तान की इज्जत पे, पाकिस्तान की मजबूती पे, तो ये कौम हमेशा सबसे पहले फ्रंट लाइन में खड़ी होती है। तो इन केस अल्लाह ना करे कभी किसी दुश्मन ने पाकिस्तान की तरफ जो है मैली आंख से देखा या कोई आप कह सकती हैं नापाक किस्म के किसी के इरादे हुए, तो ना सिर्फ इरादे बल्कि ये जो कौम है ये भरपूर अंदाज में अपने इदारों के साथ खड़ी होगी
और आपने देखा कि लास्ट टाइम जब इंडिया ने ऐसी हरकत की थी तो आम अवाम, पाकिस्तान के आम लोग भी जो है ना पाकिस्तानी फ़ौज के साथ आके खड़े हो गए थे और लड़ने मरने को तैयार थे। तो इसलिए इस तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है और ना होनी चाहिए, क्योंकि हम सारे सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद बाकी सारी सियासतें भी हैं, इख्तिलाफ़ात भी हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं। ठीक है। अच्छा, उसामा हमारे साथ है। उसामा, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके अलावा अमेरिका हमारा एक बड़ा तिजारती पार्टनर है, उसके अलावा सऊदी अरब के साथ हमारे अलग रिलेशंस है, हमारा डिफेंस पैक्ट भी है सऊदी अरब के साथ, और फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरब का दौरा, एक तो ये दुनिया के लिए क्या मैसेज देता है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान इस वक्त किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली इस वक्त जो है हालात आप लोगों के सबके सामने हैं, और मेरे ख्याल में हमारी जो एक जो जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं, ये जो हमारी पोजीशन है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। और उसकी वजह यही है कि जिस तरह हमने मुश्तबा खमीनी साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफिशियली प्रॉपर मुबारक, उनका जो उन्होंने ऑफिस अज्यूम किया तो उनको मुबारकबाद दी और उनको रिकग्नाइज किया, और इवन अदरवाइज उससे पहले भी जब ये इजराइल ने हमला किया ईरान पे, तो मेरे ख्याल में वी वर आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक कंट्रीज जिन्होंने प्रॉपर ऑफिशियली यूएन में भी और वैसे भी अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, हमारी लीडरशिप की तरफ से भी और हमारी जो अस्करी क़यादत है और जो सियासी क़यादत है, उन दोनों की तरफ से एक बड़ा क्लियर और वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर हमें हमारी ज़रूरत ईरान को पड़ेगी तो हम बिल्कुल उनके साथ खड़े होंगे। तो मेरे ख्याल में इसकी पोजीशन में या हम कहाँ पे खड़े हैं या जो उसमें किसी को कोई इबाम रहना नहीं चाहिए। और अभी भी जो हम प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक अच्छा, दौरा हम ये कह सकते हैं कि माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, लेकिन अभी हम क्या इस पोजीशन पे पहुंचे जहाँ पे बैकडोर एटलीस्ट पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें बहुत तेजी से की जा रही हैं और कहीं ना कहीं पे सीज फायर के हम करीब पहुंच सकते हैं? फील्ड मार्शल साहब का इसमें कितना इंपॉर्टेंट किरदार हो सकता है? उसके अलावा दीगर कौन कौन से ममालिक हैं विच यू पर्सनली बिलीव के कुड प्ले अ पॉसिबल रोल इनटू इट, और इसको जो एक पॉजिटिव साइड पे लेके जा सकते हैं? इसमें तो नम्रा ये है कि अगर ईरानी गवर्नमेंट को ये जरूरत पेश आएगी कि उनको सीज फायर करने की तरफ जाना पड़ रहा है या फॉर एनी रीजन कि किसी को भी हमारी जरूरत पेश आएगी, तो ऑब्वियसली हम अपना जो किरदार उसमें पॉजिटिवली अदा करने को तैयार भी हैं। और इस हवाले से डिफरेंट मुस्लिम ममालिक को खासूसी तौर पर, जिसमें टर्की है, सऊदिया है, इवन यूएई, उनके साथ बात करके एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छे तरीके से इन्फोर्स कराने की भी पोजीशन में है। लेकिन वो यही है कि अभी क्योंकि दो पार्टीज के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और अगर दोनों पार्टीज में से भी किसी पार्टी ने हमें डायरेक्टली इंगेज नहीं किया, तो मेरे ख्याल में हमारा इस स्टेज पर हमने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी और हमने अपने आप को हेल्प के लिए जो है एक तरह से अवेलेबल भी कर दिया लोगों के सामने और दुनिया के सामने। लेकिन अब कोई इस चीज में इस हवाले से हमें एंगेज करेगा तो जरूर इंशाल्लाह इस हवाले से एंगेज होंगे। अच्छा तनवीर, ये बताएं मुझे कि इस वक्त अफगानिस्तान के साथ हमारी हालात बहुत कशीदा जा रहे हैं। अब जबकि पूरी दुनिया एक जंग की सूरत हाल में चली जा चुकी है, तो उसमें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में कुछ शिफ्ट आना चाहिए था। अब जो हमारी डीलिंग इस वक्त हो रही है, जो भी मामला तय पा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें हुकूमत का साथ देने के बारे में आप कुछ सोचती है? पहले तो चले जो है वो पॉलिसीज मुख्तलिफ हैं नहीं है वो एक अलग बात थी, लेकिन अब दिस इज द नीड ऑफ द टाइम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड आना चाहिए और हुकूमत को भी आपको कन्विंस करना चाहिए। हाँ जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे मैंने पहले बोला कि पाकिस्तान सबसे पहले है। अफगानिस्तान चूंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, अमेरिका ने देखें और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, और अल्टीमेटली अमेरिका जैसी सुपर पावर ने भी ईरान को और आप बाकी मुल्कों को हमेशा ये ऑफर की कि हमारे साथ टेबल पे बैठ जाओ, बैठ के हमारे साथ सेटल डाउन करो इससे पहले कि हम लड़ाई करें। अमेरिका जैसी सुपर पावर जो किसी भी टाइम किसी भी मुल्क पे हमला करने की ताकत रखते हैं और महीनों तक सालों तक लड़ाई रखने की भी जारी रखने की ताकत भी रखते हैं, तो ईरान को भी उन्होंने ये ऑफर की कि आप हमारी बात मान जाएं, हम लड़ाई नहीं करते। तो पाकिस्तान जो है हम ये समझते हैं और खान साहब भी हमेशा ये कहते थे कि जो जंगें हैं वो उनका जो हल है, उनका जो सोल्यूशन है वो हमेशा टेबल पे बैठ के निकलता है। तो हम हमेशा से यही कहते हैं और अभी भी केपी गवर्नमेंट भी यही कहती है कि उनके साथ बैठ के उनकी बात सुन ली जाए
क्योंकि उसमें अल्टीमेटली वहाँ की सिविलियन आबादी का भी बहुत नुकसान है और यहाँ की भी सिविलियन आबादी जो केपी की है उसने हमेशा सफर किया है। चलें जी, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।